चुरू से आए, राजस्थान से आए मुरारी लाल पारी की हमारे बीच हैं। मनीष जोशी जो यहाँ पर नाट्य मंडली चलाते हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इंडिया टुडे का जो इस वर्ष का विशेषांक आया है, जिसमें सबसे पहले 30 अनूठे कलाकार देते हैं, उन 30 में से 2 हमारे बीच बैठे हैं। ये है, ये भी थे, मैंने पढ़ा है इन पर। 2 अनूठे कलाकार देश के वो हमारे बीच हैं। बड़ी बात क्या है, मनीष जोशी ने भी 1 लाख रुपए की नौकरी की गुड़गांव में, लात मार दी। यहाँ आके अपनी मंडली बनाई, अपने परिवार को भी चलाया और पता नहीं कितने कलाकारों को इसने आगे बढ़ाया। यही हाल इनका मुरारी लाल पारीक जी का। एक 12वीं से नीचे पढ़े हुए व्यक्ति, अभी ये कह रहे मैं और पेपर दूंगा, अभी इनकी पढ़ने की ललक भी बाकी है, लेकिन 10वीं के एग्जाम दिए, अभी 10वीं के एग्जाम दिए हैं। लेकिन वो आदमी, मैं रास्ते में ही मुला सिंह को बता रहा था कि आज 1 महीने में यूट्यूब से 3 लाख रुपए कमा रहा है। जबकि एक दिन ऐसा भी था इनके घर में कि इनके बच्चों को फीस ना दिए जाने से स्कूल से निकाल दिया गया। सही बात कर रहा हूं, मुझे याद है। और राशन वाले ने उधार राशन देना बंद कर दिया। वो मुरारी लाल जी आज पता नहीं कितने राशन वालों को पैसे दे रहे हैं, कितने बच्चों को अपनी ओर से पढ़वा रहे होंगे। तो ये कमाल है इस आदमी की हिम्मत का, कोशिश का, जो इन्होंने असम में शुरुआत की थी। ये भी मुझे याद है, असम में रेडियो जॉकी के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि जॉब वहाँ पे और कर रहे थे, लेकिन उनको इनका काम इतना पसंद आया कि इनको अलग से पूरे सेंटर का इंचार्ज बना दिया। वहाँ से इनकी कला के प्रति जो रुचि जागी, फिर ये और जगह भी चले गए, कोई और नौकरी भी करने लगे। बेंगलोर या मंगलौर इन्होंने कहा था, मंगलौर में, कर्नाटका में चले गए। लेकिन वहाँ फिर इनका दिल ही नहीं लगा। जो एक बार कला का कीड़ा काट गया ना, फिर वो जीतता नहीं है, तो कला में वापस आता है। एक कला में ऐसे आए, अब हमारे बीच आ गए। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा परिचय की जरूरत नहीं है, बाकी काम आप लोगों का है। दोनों का बहुत बहुत आभार, दोनों को बहुत बहुत बधाई। और इनके रामायण में ये हनुमान बनने के लिए खास तौर पे आए हैं। शाम को हम इनकी पूंछ को आग लगते देखेंगे। मैं आपको हनुमान जी का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हम लोग कैसे एसोसिएट हुए। अभिनय हर साल एक बेस्ट प्रमोटर का अवार्ड देता, तो इस बार हमने वो अवार्ड इनको दिया था। और उससे पहले मतलब हमारी फ़ोन पे कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन अभी जब रामायण की जब बात हो रही थी इस साल, तो हमारे पास कुछ करेक्टर्स आ नहीं रहे थे। मेरे कुछ लोग मीडिया कर रहे हैं तो वो लोग आ नहीं पा रहे थे। तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा, तो मुरारी जी ने रिएक्ट किया कि मैं हनुमान करना चाहता हूँ। तो मैं इनके लिए कुछ और सोच रहा था, मतलब बड़ा सोच रहा था, लेकिन इन्होंने एक बार में मतलब हाँ कहा, और मेरे को भी लगा कि नहीं, हम लोग एसोसिएट हो सकते हैं। और हनुमान से बड़ा मतलब क्या हो सकता था वो, तो फिर इसलिए फिर हम लोग एक साथ एसोसिएट हुए। और मारवाड़ी इनकी खूबसूरती है, तो हमें ये लगा कि ये जो हनुमान है वो सबके हैं हनुमान, तो वो मारवाड़ी में आज ये हनुमान करने वाले हैं। अच्छा, पहला सवाल तो ये बनता है मुरारी जी कि आपको जो फिल्मों में, सीरियल में हनुमान बने, तो सबसे ज़्यादा चर्चित है दारा सिंह, उनसे कितनी प्रेरणा मिली? या उनसे अलग आप कैसे अपनी एक्टिंग बनाए? अरे वो तो लेजेंड है, उनके तो मैं चरण के बराबरी नहीं हूँ। लेकिन हनुमान का रोल अगर परफेक्ट देखा जाए, दारा सिंह के अलावा कोई दूसरा किरदार कर ही नहीं सकता। उसके बाद जितने भी हनुमान बने, दारा सिंह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनसे प्रेरणा तो यही मिलती है कि जब वो किरदार करते हैं तो उस किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं। और किरदार करना ही नहीं, बल्कि जितने दिन रामायण चली उन्होंने लहसुन प्याज तक नहीं खाया, मतलब उस करेक्टर में पूरी तरह से ढले हुए थे। तो वो चीज़
कलाकार के अंदर होनी जरूरी है, कोई भी किरदार करो चाहे। तो आपके दिल में कैसे विचार आया कि मैं इनकी रामायण में जो है हनुमान का रोल, उसी से प्रेरणा मिली या कोई और? इससे पहले भी कभी किया हनुमान का रोल? नहीं, उससे पहले हनुमान का रोल नहीं किया। जो ड्रामे वगैरह होते थे स्कूल में, उसमें थोड़े बहुत किया करता था, लेकिन वहाँ पर कोई ज्ञानी दर्शक नहीं थे। इच्छा थी कि एक ऑडियंस हो, जो अच्छी ऑडियंस हो, जिसको बुद्धिजीवी कह सकते हैं, उनके सामने परफॉर्म करें, तभी पता चलेगा कि भाई आप कितने पानी में हो। आप वीडियो बना के एक्टिंग करते हो, वीडियो के अंदर एक्टिंग करते हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद देख रहे हो, आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दोबारा रीटेक ले लो, तीसरी बार ले लो, 4 बार ले लो, 5 बार ले लो, 10 बार ले लो। आपके रीटेक लेके जो परफेक्ट बैठता है उसको आप ले लो। वीडियो में ऐसा होता है, लेकिन रियल में आपके अंदर अगर कला है तो लोगों को वहाँ पर वो चीज़ दिखाई देगी। यूट्यूब पर आप देखते हैं बहुत से कलाकार हैं, बहुत से आप जो देख रहे हैं वो आपके सामने फिल्टर होके आ रहा है। वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी बार रिएक्शन देते हैं, उसके बाद आपके सामने आ रहा है। लेकिन लाइव जब आप करेंगे तो आपका रीटेक का चांस नहीं रहेगा, लोग आपको वहीं पर देखेंगे। तो वही मैं अपनी काबिलियत को ये देखना चाहता था कि मैं पब्लिक के सामने इस तरह से कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। पब्लिक के सामने किया है, लेकिन गांव के जो जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है एक्टिंग क्या है, उनके सामने कुछ भी कर दो वो तो ताली बजाएंगे, अच्छा है। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों के सामने करना और अपने आप को साबित करना, ये एक बड़ी बात थी, एक चैलेंज था। तो इसलिए मैं बोला मैं रामायण करूँगा। और हालांकि ये फारसी में है, उर्दू में है, तो ये तो और इंटरेस्टिंग होगी, ये तो पूरी तरह से क्लासिकल होनी है। तब मैं इनसे जुड़ा, मैं बोला मैं भी रामायण का रोल करूँगा और अपने आप को साबित करूँगा, अपनी नज़रों में, लोगों की नज़रों में करने की जरूरत है। अगर मैं सक्सेस नहीं भी होता हूँ, लोग बोलते हैं भैया अच्छा नहीं किया, तो कम से कम मेरे को पता चलेगा मेरे अंदर कमी क्या है, अभी तक मेरे को सुधार क्या करना है। इसलिए मैंने ये हनुमान का रोल स्वीकार किया। थिएटर का इससे पहले भी कोई अनुभव है आपको? नहीं, पहली बार? मैं पहली बार रूबरू आ रहा हूँ। थिएटर देखे बहुत हैं, अच्छा, किया पहली बार। किया पहली बार। यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी महारत हासिल है। हाँ, वही यूट्यूब का पंडित आपको बता रहा हूँ मैं। हमारे एक बार में एक्सप्रेशन नहीं आते, हंसी आ जाती है, वो कट सीन डालते हैं वैसे आपको दिखाने के लिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं, नहीं होता है तो तीसरी बार चौथी बार करते हैं। आपने कलाकार में कब शुरुआत की? आपने राजस्थानी कलाकार हंसी मजाक का ये कॉमेडी शो बनाते हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की, कब की शुरुआत? ये शुरुआत तो देखिए बचपन से हो जाती है। राजस्थानी में कहानी है, कहावत है, पूत का पग पालने में छाना पोरे में। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, जैसे आप बड़े होते हैं, समझ पकड़ते हैं, तभी से आप बातें वैसी करना, लोगों को हंसाना, ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कुछ बात बोलूँ घर वाले सारे हंसे। जब घर वालों से दायरा बड़ा हुआ तो ऐसा लगा दोस्तों को हंसाएं, दोस्त हंसे। फिर ऐसा लगा कि जितने लोग बैठे हैं उनके बीच में बात कुछ ऐसी बोलूँ कि वो लोग हंसे। तो ये तो एक नेचर है। तो चौथी क्लास से मैंने गाना और ये जोक्स बोलना वहीं से शुरू कर दिया था, लेकिन मुकाम मिलते मिलते 45 साल गुजर गए। आपका आइडियल कॉमेडियन कौन है, जिससे आपने प्रेरणा ली, उस जैसा बनना चाहते हो, वो कौन है? मैं बचपन में जानी लीवर की कॉमेडी सुना करता था। मेरे को असल में मिमिक्री का शौक उनसे चढ़ा, कॉमेडी का शौक उनसे चढ़ा कि ये एक बंदा है कितनी तरह की आवाज़ें निकालता है, तो मैं भी उसमें प्रैक्टिस करने लग गया। और सबसे पहले मैं उसी के जोक्स बोला करता था सारे। 3 लकड़े तो 3 लकड़े तो 6 लकड़े का देखना साथ। आपने बताया अमिताभ बच्चन की आवाज निकाली, वो निकाल के दिखाओ है जिसमें आप चुने गए थे। हाँ, अमिताभ बच्चन की आवाज़ जब मैं दर भटक रहा था सिलीगुड़ी में नौकरी के लिए, तब वो रेडियो वालों का एक बार प्रोग्राम चल रहा था, मैं सुन रहा था कि आप कोई आवाज़ निकाल के दिखाए। तो उन्होंने फ़ोन किया, मैं बोला हेलो नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। तो वो लोग बोले सर, और फ़ोन में जब आप बोलोगे ना तो ये आवाज़ मतलब आपको और ज़्यादा ये देखिए। तो सर आप कौन बोल रहे हैं? बोला ना आपको, मैं अमिताभ बच्चन कौन बने करोड़पति से बोल रहा हूँ और आपका स्वागत है हमारे शो में। बोला अरे सर आप हमारे रेडियो स्टेशन में आइए। तो मैं रेडियो स्टेशन में गया, उनको 1-2 आवाज़ें सुनाई। तो बोला हमारे रेडियो स्टेशन में एक
ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो मिमिक्री आर्टिस्ट हो। मैं बोला जैसी आती है मैं सामने हूँ। तब उन्होंने बोला चलो आप यहाँ पर नौकरी करोगे। मैं बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो ऐसे ही मुफलिसी में दिन गुजार रहा हूँ, कहीं नौकरी मिल नहीं रही है और मेरा पसंदीदा काम तो यही है। अगर ये मेरे को मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए, अंधे को चाहिए एक आंख ही काफी है, वो आप दोनों दे रहे हो। मैं बोला मैं तो राजी आऊँगा, पैसा ना भी दो, बोले 2 खाने की रोटी दे देंगे तो भी मैं आ जाऊँगा। तो बोले नहीं आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। तो 9,000 रुपये में मैंने वहाँ पर रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया सिलीगुड़ी में। मैंने कौन से सन की बात है? ये सन 2008 की बात है। वो था वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी। रेडियो मिस्टी उसकी फ्रीक्वेंसी थी 94.3, वो प्राइवेट चैनल है। उसके बाद उन्होंने गैंगटोक में एक चैनल खोला जिसकी फ्रीक्वेंसी 90 FM थी, 95 थी, और वही रेडियो मिस्टी था। वहाँ का मुझे इंचार्ज बना के भेजा गया। ट्रैफिक शेड्यूलिंग का काम था, साथ में 2 शो करता था, एक मिस्टी महफिल के नाम से और दूसरा लाफ्टर अनलिमिटेड के नाम से, सैटरडे और संडे, दोनों अलग अलग। एक सोचा था एकदम पूरा सीरियस, दूसरा पूरा कॉमेडी। अभी मुकेश खन्ना ने जो भीषम पितामह बनते थे जी, कपिल शर्मा शो को वाहियात बताया, कॉमेडी शो है, आप कैसा मानते हो? देखिए वाहियात तो नहीं कह सकते, लेकिन कमियां बहुत हैं। मैं एक शुद्ध पारिवारिक इंटरटेनमेंट उसी को मानता हूं जहां पर एक गांव के एक बाप और एक बेटी साथ में बैठकर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं और उस कार्यक्रम के दौरान एक भी ऐसा शब्द या एक भी ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए कि बेटी की नज़रें नीचे हो और बाप की नज़रें नीचे हो। लेकिन उस शो में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जहाँ पर एक दूसरे को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दरअसल। हालांकि मतलब वो टाउन के लोग हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है, वो सोचते हैं ये तो मामूली बातें, आजकल छोटी मोटी बातें बाप बेटी में नहीं होती हैं। ये कहीं होती होंगी लेकिन गाँव में बाप बेटी के सामने ये नहीं होती। तो जो और भी शो पहले आई थी, लाफ्टर चैलेंज और शो, सभी में था ये कमी तो उनमें सभी में था। मतलब ऐसा कोई शो है ही नहीं जिसको बाप बेटी साथ में बैठ के देखते हैं। ऐसा बाप बेटा बैठ के देख सकते हैं, माँ बेटी बैठ के देख सकते हैं, बाप और बेटी बैठ के देखें ऐसा शो एक साथ बैठ कर नहीं? हाँ, एक साथ बैठ कर, हाँ, अलग अलग कमरे में बैठ के भले ही देख लो। किसी फिल्म में आपको काम मिला, रोल कर सके? सुल्तान फिल्म आपने देखी नहीं हो, देखी होगी या नहीं देखी होगी, उसकी जो पूरी स्टोरी है वो मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। जब सुल्तान में पहली बार सलमान खान लड़ रहा है तो उसको जो रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, वो चढ़ाई हम पीछे बैठे बैठे करवा रहे थे। मतलब क्राउड में बैठा था मैं। मैं तो वही याद करके सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उनका भी शान मेरा भी शान। हाँ, तो चढ़ाई हमने करवाई थी पीछे से। तो आप किसी और फिल्म में आ रहे हो? मैं खुद उसको 1 सेकंड का सीन आया था, मैं खुद उसको एकदम पूरा उसकी जो स्पीड है वो 100 से 30% की मैंने, तब मुझे दिखाई दिया कि ये मैं बैठा हूँ। हाँ भैया, वो तो बहुत चुटकुला है ना। वो कहता मैं भी इस फिल्म में, वो कहते कहाँ, कहते जो बोरी में बनता नहीं तो था और कौन था। तो वैसा रोल था। फ्री के लिए एक फिल्म आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, उसमें मोहल्ले में क्रिकेट खेलता तो वहाँ पर ताली बजा रहे हैं, चौना पजामा पहन के। उसमें हुलिया भी थोड़ा अजीब था। कपिल शर्मा के शो में भी मैं गया था, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, काला सा था। जब वो पूछता है आप कहाँ से हो, तो मैं सोच कर रखा था ऐसे बोलूँगा, नमस्कार सर, मेरा नाम मुरारीलाल पारिक है, मैं राजस्थान के चूरू जिले के गोगासर गाँव से आया हूँ। तो ये चूरू जिले के रत्नगढ़ तहसील के गोगासर गाँव से आया हूँ। मैंने इतना लंबा ये बोला था। यूट्यूब पे कितने साल से आप लगे हुए हैं? कितने? यूट्यूब से 2016 से। 16 से 4 वैसे चैनल मेरा 2010 से बना हुआ है, जिसमें गैंगटॉक में सर्विस करता था, लेकिन मैंने रेगुलर उसमें काम करना शुरू किया 2016 से। पहले 6,000 आया था, आपने बताया था। हाँ, यूट्यूब से पहली बार उनको 6,000 रुपये मिले थे। आने वाले समय में आप यूट्यूब का क्या भविष्य समझते हैं?
थिएटर के मुकाबले में? आने वाले समय में देखिए यूट्यूब के अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहाँ पर यूट्यूब की जो ख्याति है उसको लोग बुला रहे हैं। नेटफ्लिक्स आ गया, हॉटस्टार आ गया, वेब सीरीज़ें बन रही है, अमेज़ॉन आ गया। अगर ये नहीं होते तो यूट्यूब का भविष्य बहुत बढ़िया था, लेकिन ये सब आने से थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया है। तो पता नहीं यूट्यूब अभी अगले क्या स्ट्रेटेजी लिए, क्या उसका रवैया रहे। गांव के अंदर हमारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। जो गांव के लोग थे, बॉम्बे नहीं पहुंच सकते थे, यूट्यूब ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि भी आप अपनी छोटी सी भी स्किट बनाओ, डाल दो, बनाओ, लाओ, और लोग देखते हैं। अगर अच्छा है तो लोग देखेंगे, तारीफ भी करेंगे। तो ये तो यूट्यूब का फायदा हुआ है ना। हाँ, ये तो प्रतिभाएं नई उभर के आई हैं। लेकिन इससे पहले यूट्यूब को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था। राजस्थान में अगर यूट्यूब पर दर्शक पैदा किए हैं तो वो मैंने किए। किसी को पता नहीं था कि यूट्यूब के अंदर भी आप ऐसे कोई एंटरटेनमेंट का ये होगा। बहुत कम लोग यूट्यूब यूज़ करते, ज़्यादा लोग फेसबुक यूज़ करते थे। यूट्यूब बहुत कम जानते थे। और जानने के बाद में तो जना फिर बना के डालने लगे। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, एक आदमी देखेगा, वो 10 आदमी को बताएगा। ये जो मुंह से विज्ञापन होता है ना, उससे बड़ा कोई विज्ञापन नहीं है। बहुत पब्लिसिटी, इससे बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं है। एक ने बोला यार वहाँ देखा था, बड़ा कहाँ देखा था, बोला वहाँ देखा था, फिर वो देखे, वो 10 आदमी को बताएगा। अगर आपके अंदर कुछ है तो वहाँ पर आप चमक सकते हो। सोशल मीडिया का ये बेनिफिट ले सकते हो। इससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी तो नहीं है। हाँ, फिल्मों में मौका ही नहीं मिला तो अलग बात है। मौका फिल्मों में तो आप देख नहीं रहे। सुशांत सिंह राजपूत का केस होने के बाद में ये तो पूरी तरह से बात सामने आ गई कि मौका उन्हीं को मिलेगा जो उनके जान पहचान के हैं, जो उनके बेटे पोते हैं। परिवारवाद, हाँ, परिवारवाद, बस वंशवाद। उन्हीं को मिलेगा और दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। चाहे कितने भटक लो वहाँ पर, कितने अच्छे अच्छे टैलेंट घूम रहे हैं। अच्छे टैलेंटों का पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। बड़े बड़े कलाकार हैं जिनका भविष्य हम देख रहे थे। ये बड़ा अच्छा काम हो गया। विवेक ओबराय है, चंद्रचूड़ सिंह था, वो है, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो आपको लगेगा ये कलाकारों को वो फिल्में बनानी चाहिए थी, अभी दिखाई नहीं देते। और कोई अच्छा खट्टा मीठा अनुभव कोई आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ नाटकों में? और खट्टा अनुभव ये कह सकते हैं आप, जिसमें मैं बॉम्बे में था 2015 में हमने फिल्म बनाई थी मेरो बदलो। वो फिल्म बनाने के बाद जो मेरा मैंगलोर का काम था वो पूरी तरह से सलट गया। कहीं से उधारा लेके और हमने काम शुरू किया था कि अपना खुद का काम करें, शायद उसमें सक्सेस हो जाए। घर वालों को लगता था कि बोलने में होशियार है और पार्टी को अच्छी तरह जाके पटाएगा, माल देगा, पार्टी इसकी चुटकुले सुन के माल ले लेंगे, चुटकुले सुन के पेमेंट दे देंगे। तो ये सोच के उन्होंने 3 लाख रुपए रिलेटिव से, हमारे छोटे जीजाजी से लेके काम शुरू किया। वो उन्होंने भी जोड़ जुगाड़ करके इधर उधर से दिए बेचारों ने। मेरो बदलो फिल्म जब बनाई तो मैं इधर आ गया, पीछे से पार्टियाँ मेरे साथ चुटकुला कर गई, किसी ने पेमेंट नहीं दिया। तो वो काम वहीं पर सलट गया। अब मैं सोचा अब तो क्या उपाय है, नौकरी करना पड़ेगा कहीं। नौकरी करने से पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि घर वालों को लगता है मेरे अंदर टैलेंट है, गांव वालों को लगता है, यार दोस्त बोलते हैं कि आप कॉमेडी अच्छी करते हो, एक्टिंग अच्छी करते हो, तो क्यों ना बम्बई जाया जाए एक बार। ये तो क्या होता है, मरने के टाइम में जब मर रहा हूँ, बूढ़ा पड़ा पड़े सोचूँ अरे एक बार बम्बई जा के आता ना मुरारी तो कुछ हो सकता है। तो राजस्थानी में कहानी है कि चिरमिराट मिट जाए पर गिरगिराट को मिटे नहीं। ये जो मन के अंदर गिरगिराट रहता है कि भाई कर लेता तो शायद ये हो जाता, वो नहीं मिटेगा। अगर कहीं झाल लग गई, मिर्च लग गई तो वो मिट जाएगी, थोड़े दिन घी लगाओ, कुछ लगाओ, थोड़े दिन के बाद मिट जाएगी, लेकिन गिरगिराट उम्र पर नहीं मिटेगी। तो मैं सोचा ये गिरगिराट को ख़त्म करना जरूरी है। मैं बम्बई गया, बम्बई जाके 2 साल तक मैंने वहाँ पर खूब स्ट्रगल किया, माथा फोड़ी की, इधर गया, उसको ऑडिशन देने उधर गया। रणबेरी नाम का एक सीरियल आता था पहले दूरदर्शन पर, उसमें 4-5 रोल मिले मेरे को, अच्छे मिले। पहले तो वो बस चौकीदार बना खड़ा कर दिया, मतलब मूँछ लगा लो, खड़े हो जाओ, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उनको बेचारों को कैसे पता चला कि इसमें कितना टैलेंट है। भांति भांति के लोग आते हैं, बोलते हैं से बंदा है, मूछे लगा दो बस। तो वो ज़्यादा माथापची नहीं करते थे। एक बार एक डायलॉग आया कि ये डायलॉग कौन बोला? मैं बोला सर मेरे को मौका दीजिए, मैं बोल लूँगा। वहाँ पर बोलना था
यहाँ पर सर परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो बोला आप बोल लेंगे? मैं बोला बोल लूँगा। तो उसने बोला, जब मेरा सीन आया तो मैं बोला सर यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मैंने जिस अंदाज से बोला, वो जो डायरेक्टर था वो बोला इस बंदे का प्रोफाइल काटो, क्लोज सीन लो इसका। क्लोज सीन बहुत कम आते हैं, मतलब जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके क्लोज सीन नहीं आते हैं। वो भीड़ में मास्टर में दिखा के तो उधर से बोल रहा है बंदा, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, डायलॉग उसमें घुस देंगे। लेकिन बोले इसका क्लोज काटो, क्लोज काटा गया। और फिर 1-2 डायलॉग और दिए। उसके बाद उस डायरेक्टर ने बोला कि रणबीर का जब भी शूटिंग हो आपको आना ही है। तो मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए, ये तो मतलब समझ लो चांस मिल गया। अब तो मैं बस बच्चन साहब के आसपास ही रहूँगा, वहाँ नहीं होगा आसपास ही। करनी दुनिया में थे। किसी और की मिमिक्री करके दिखाइए जो आपको पसंदीदा। नाना पाटेकर साहब है। सुनाओ। अच्छा आ गए मेरा इंटरव्यू लेने, मौका मिला नहीं कि लगे पाए पाए करने। ये हिंदी में बोलना उतना कोई मजा नहीं है, इसको अगर आप राजस्थानी में बोले नाना पाटेकर, चौथी बात है। आ गया है कैमरा उठा के, पूछो क्या पूछना है। हाँ हूँ मैं कॉमेडियन। तो मतलब उसका बोलने का ये मेन बात तो ये है कि आप उसको राजस्थानी में कन्वर्ट करोगे ना तो उसमें पंच बहुत आएगा, मजा बहुत आएगा। अब मोदी जी समझ लीजिए आ गए, अब राजस्थान में आ गए या वहां पर आ गए। भाई और बहनों, मैं गोगा सर गया, भाई और बहनों मैं बड़ देखा गाँव गए माही, लोग भैंसा चरावे, बेड़ा चरावे, अठे में थाने चरावा। तो मिमिक्री उतना ये मायने नहीं रखती। उस आदमी का नाम लेके आप राजस्थानी भाषा में कन्वर्ट करके कॉमेडी करते हो, वो ज्यादा मायने रखती है। सर हनुमान जी का रोल कर रहे हैं आप, एक डायलॉग सुना दीजिए उनका। तो यार रिहर्सल करनी है, नहीं रिहर्सल करने आए। हनुमान जी का एक डायलॉग है, जहाँ सीता माता बोलती है कि फल तो खा लो लेकिन यहाँ के जो राक्षस हैं वो बहुत खूंखार हैं। तो मेरे डायलॉग राजस्थानी में, तो हनुमान जी बोलते हैं माता ओ तो मैं भेड़ो उड़ेऊ जना गांठियो सो लागू, ओ तो मैं भेड़ो उड़ेऊ जना गांठियो सो लागू, ई दिशा 150 राक्षस तो मैं जेब में रखूं। बस थारी आज्ञा की दरकार है। संदेश देना चाहिए। हाँ कोई माने तो दे देंगे संदेश, तो बहुत सारे कोई माने तो, चलो लेकिन लोग मानते नहीं। संदेश यही है आप विदाई बोल दो कि आप जब किसी कलाकार को प्रमोट कर रहे हो, किसी को ऊपर चढ़ा रहे हो, तो कम से कम ये चीज अवश्य देखो कि उसके अंदर सादगी कितनी है, पवित्रता कितनी है, वो ऐसे कितने शो करता है कि आप पारिवारिक करता हो, जो परिवार के साथ बैठ के आप देखते हो। वल्गरिटी करने मैं भी बहुत कर सकता हूँ और इतनी बयानें कर सकता हूँ कि आप पकड़ के पेट पकड़ के या मैं हंसने लग जाओगे, लेकिन मजा नहीं है ना। कॉमेडी आपको शुद्ध पारिवारिक करो, उसमें बहुत है, बस आपको दरकार है खोजने की। तो उसको प्रमोट करो जो आपको शुद्ध एंटरटेनमेंट देता हो, जो आपको परिवार को, संस्कृति को बचाए रखता हो। राजस्थान की और हरियाणवी संस्कृति लगभग मिलती जुलती है, बिल्कुल कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए मेरे जो जोक्स रहते हैं उसमें राजस्थानी हरियाणवी कॉमेडी लिखता हूँ। हरियाणा के अंदर आपकी कोई और इच्छाएं हो कुछ करने की? हाँ बिल्कुल है, मेरी इच्छा है मैं हरियाणा की सास बनूं। वो और बड़ा सा बांध के और वो जो कुर्ती पहन के, घाघरा कुर्ती होती है ना ऊपर, वो कुर्ती पहन के गले में वो डाल के उसका रोल करूं, और ये जो आपकी भाषा है ना हरियाणवी भाषा, उस भाषा में करूं। उसके लिए मैं भाषा सीखूंगा। आती है थोड़ी बहुत, तो ये करे सर कि तांडा से राम जी से क्या लेकर ये पटेड़ा बावड़ी बूच मनीष बना लेगा ऐसा कोई। हाँ इसीलिए इनके सानिध्य में आए। नाटक में कर लेगा, साथ बना देगा। हमारी लोक भाषा में जैसे पंजाबी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, इसमें गालियों का समावेश बड़ा होता है। जो जितना ज्यादा प्रिय होता है वो उतनी ज्यादा गाली देकर उसको पुकारता है। तीनों अपनी संस्कृति में कैसा है, तो क्या आप इसको कहेंगे क्या ठीक है, अच्छा है, बुरा है? नहीं, गाली देना तो कहीं भी ठीक नहीं है, चाहे कोई सी भाषा हो, चाहे कोई सा देश हो, गाली देना तो कहीं भी उचित नहीं है।
ले आ जाओ, गाली मतलब आ जाओ। इस तरह की होनी चाहिए कि अगले को बुरा ना लगे, आप उसको दूसरी चीज में यूज कर सकते हैं। जैसे बाद में जैसे गाली, तेरी भैंस की टांग, इस तरह की आप कुछ बनाओ कि आपका गुस्सा मतलब गाली के रूप में निकले। गुस्सा तो आता है लोगों को, ये नहीं कह सकते आप गुस्सा करो मत, लोगों को आता है और उसके फलस्वरूप कुछ ना कुछ निकालते हैं।